Very good morning, student. Today we will discuss organization of commercial bank. यानी कि कॉमर्शियल बैंक का जो हम संगठन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारी कॉमर्शियल बैंक का पार्ट 5 है, यानी कि इससे पहले हमने 4 पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कॉमर्शियल बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आप देखते हैं अलग अलग कह सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी अगर हमें ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो सारी की सारी ब्रांच बैंकिंग सिस्टम पे काम करती हैं। ये आपको पता होना जरूरी है। तभी आप देखते हैं ना एसबीआई की या किसी भी बैंक को हम देखते हैं तो उसकी बहुत सारी हमें ब्रांचेस मिलती है। ठीक है, आप चाहे रूरल सेक्टर में चले जाओ चाहे अर्बन सेक्टर में आप चले जाएं तो आपको एसबीआई की ब्रांच वहां मिलती है, बट इसको हैंडल कौन करता है? मेन जो हेडक्वार्टर है वहां से। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब देखिए ब्रांच बैंकिंग का आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली कहाँ से आया था? ब्रांच बैंकिंग का सिस्टम आया था इंग्लैंड से आया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भारत में भी ब्रांच बैंकिंग सिस्टम ही चलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट बैंकिंग के ऊपर, यानी कि जो इकाई बैंकिंग है वो क्या होती है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इकाई बैंकिंग का मतलब क्या हो गया है कि जो एक यूनिट में ही चलती है, नाम से ही पता चल रहा है इकाई। ठीक है, इकाई बैंकिंग का मतलब है जो एक आप कह सकते हैं पर्टिकुलर एक जगह पे ही चलती हो, उसको हम कह सकते हैं इकाई, यानी एक यूनिट की बात की जा रही है। जबकि ब्रांच बैंकिंग में आपने देखा नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारी ब्रांचेस होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या होगा यूनिट बैंकिंग का। द सिस्टम ऑफ यूनिट बैंकिंग फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएसए। इट्स अ इम्पॉर्टेंट लाइन क्या कि भारत, हम कह सकते हैं कि जो यूनिट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करने वाला सबसे पहले है वो कौन है? यूएसए। ठीक है, जबकि ब्रांच बैंकिंग को कौन कर रहा था? इंग्लैंड के द्वारा किया जा रहा था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं दिस सिस्टम रिसीव्ड ग्रेट इंकरेजमेंट थ्रू आउट द कंट्री टिल द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। हम बात कर सकते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ तक ये जो सिस्टम है, इस तरह की प्रणाली को पूरे देश में बहुत प्रोत्साहन मिला। यानी 20वीं जो आपकी 20th सेंचुरी थी उसमें बहुत ज़्यादा उसको इंकरेजमेंट दिया, उसका बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया था यूनिट बैंकिंग का। क्लियर है? यूनिट बैंकिंग मीन्स Unit banking means the operation of banking services through one office of a bank. It does not have any other branches. It's a very important line और यहाँ से आपको मीनिंग क्लियर हो भी जाएगा कि ये क्या कह रहा है कि जो यूनिट बैंकिंग है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। उस बैंक से हम कह सकते हैं जिसका कार्यालय के माध्यम से बैंकिंग सेवा का संचालन होता है, सिर्फ ओनली वन ऑफिस। ठीक है, वन ऑफिस से ही, यानी एक ऑफिस से ही उसकी सारी की सारी ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या परिचालन क्रियाएं होती हैं उसका संचालन होता है। ठीक है, जिसकी कोई भी अन्य शाखा नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि एक ऑफिस बना होगा और उसी के द्वारा सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट की जाएगी, नो अदर ब्रांचेस। ओके, Every banking business is undertaken by an independent office of the bank. यानी कि हम कह सकते हैं कि बैंकिंग व्यवसाय बैंक के एक स्वतंत्र कार्यालय के द्वारा किया जाता है। जो इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा उसके द्वारा ये यूनिट बैंकिंग का काम किया जाएगा। क्लियर है? देखिए हर लाइन में क्या है, एक कीवर्ड दे रखा है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि वो हमें लाइन याद हो ना हो, बट वो कीवर्ड हमें याद होना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं? द एरिया ऑफ ऑपरेशनल ऑफ ईच बैंक इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। ओके, ये क्या कह रहा है कि भाई प्रत्येक बैंक के संचालन का क्षेत्र एक विशेष
जो लोकेलिटी होती है विशेष इलाके तक ही सीमित रहता है, यानी कि जो पर्टिकुलर लोकेलिटी रहेगी वहां तक ही आपका पूरा जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वो रहेगी। ये मेन रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, मेन प्रतिबंध किया गया है, ठीक है। तो यानी कि आपकी पर्टिकुलर एक लोकेलिटी रहेगी, वहां पे ही ये सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज होगी, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। Under this system, the deposit is made by the country bank with the city bank, and the city bank make their deposit with the reserve city banks। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिस्टम कहाँ पे है, यूएसए में फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, इसलिए आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि देखिए हमने कहा कि ये जो बैंक है इसका जो संचालन है वो स्पेशल एक लोकेलिटी यानी एक इलाके तक ही सीमित होता है, ठीक है। इस प्रणाली के तहत जो भी कंट्री बैंक है, जो भी जिस देश में ये बैंक है के द्वारा सिटी बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। जो कंट्री बैंक है वो क्या करेगी, सिटी बैंक में डिपॉजिट करेगी, क्लियर है। सिटी बैंक में जमा किया जाता है और सिटी बैंक क्या करेगी, रिजर्व सिटी बैंकों के पास में ये जमा कराते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑफिस टू ऑफिस काम है ये कैसे चलता है, द सिटी बैंक विद द सिटी बैंक एंड द सिटी बैंक मेक देयर डिपॉजिट विद द रिजर्व सिटी बैंक, यानी कि जो कंट्री बैंक है वो कहाँ जमा कराएगी, सिटी बैंक में, और सिटी बैंक कहाँ जमा कराएगी, रिजर्व सिटी बैंक में, क्लियर है आपको। दिस सिस्टम फैसिलिटेट द बैंक इज रेमिटिंग द अकाउंट थ्रू द कॉरस्पॉन्डिंग बैंक्स। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो संबंधित बैंक होती हैं, बैंक के माध्यम से जो आपके अकाउंट होते हैं खाते को प्रेषित कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये इस प्रणाली के हम कह सकते हैं कि बैंक संबंधी बैंकों के माध्यम से खाते को प्रेषित कर रहा है, यानी कि बैंक ही जो ऑफिस बना हुआ है वो ही सारा काम करता है, कॉरस्पॉन्डिंग के थ्रू से हो सकता है, ठीक है। तो वही सारी खाते की आपकी सुविधाएं दी जाती हैं। तो कह सकते हैं इसको सिंपल सा कि बैंक संबंधी जितने भी बैंकों के माध्यम से खाते को प्रेषित कर रहा है। द स्केल ऑफ ऑपरेशन अंडर दिस स्कीम यूजली स्मॉलर, ठीक है। ब्रांच बैंकिंग में आपने देखा लार्ज स्केल पे होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट इस सिस्टम में संचालन का पैमाना आमतौर पर बहुत छोटा होता है। तो देखिए हर लाइन का एक कीवर्ड मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया है कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड क्या होता है। तो ये आप कह सकते हैं प्रॉपर मीनिंग हो गया यूनिट बैंकिंग का। अगर हम इसे सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो यूनिट बैंकिंग फर्स्टली इंट्रोड्यूस किसने किया था, यूएसए ने किया था, ठीक है। 20th सेंचुरी जैसे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग बिगिनिंग की बात करें तो इस तरह की यूनिट बैंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, क्लियर है। ये एक ऑफिस से ही हैंडल करती है सारी जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो भी लेन देन होता है, ठीक है। डज नॉट हैव एनी ब्रांचेस, इसके कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, ठीक है। एवरी बैंकिंग बिजनेस आपका जो भी है इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है और उसी से सारा कार्य करता है। ये जो स्पेशल यूनिट बैंकिंग होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है और वहीं से रेस्ट्रिक्शंस होता है, वहीं से ही प्रतिबंध होता है कि वो अपनी सारी क्रियाएं वहीं से करेगी, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले जो जमा होती है वो कंट्री बैंक क्या करती है, सिटी बैंक में जमा कराती है और सिटी बैंक आगे रिजर्व बैंक में जमा कराती है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जितनी भी बैंक का अकाउंट होता है उसके माध्यम से ही सारी जो आपकी कह सकते हैं लेन देन प्रेषित होता है, यानी रेमिटेंस जो फैसिलिटीज होती है वो दी जाती है। लेकिन इस बैंक का एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं डीमेरिट्स कह सकते हैं कि ये स्मॉलर कह सकते हैं यूजली स्मॉलर जो होती है ऑपरेशनल एक्टिविटीज वही काम आता है, क्लियर है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है मीनिंग ऑफ बैंकिंग का, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ यूनिट बैंकिंग। तो यूनिट बैंकिंग का आपको समझ में आ गया कि एक ऑफिस से ही सारा कार्य होता है, ठीक है। स्पेशल बहुत ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टेंस बनते हैं या परिस्थितियाँ बनती हैं तो कोई एक दो ब्रांच इसकी ओपन की जा सकती है, बहुत मतलब आप कह सकते हैं रियल इसके चांसेस है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं, बट ऑफिस से ही सारा काम होता है। अमेरिका में ये काफ़ी प्रचलित है, आपको ध्यान रखना है, मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया कि यूएसए में है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कि एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज क्या कह रहा है, ईजी इन मैनेजमेंट। अब जो सारी एक्टिविटीज़ एक ऑफिस से हो रही है, वन ऑफिस पे डिपेंड है, तो आप जानते हैं कि सारा मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से होगा, क्लियर है। यानी कि जब एक ही ऑफिस से होता है तो वहाँ पे सुपरविजन करना हो, उसका पर्यवेक्षण करना हो, चाहे उसका प्रबंध करना हो, बहुत ईजी होता है। तो आप कह सकते हैं प्रबंध करना बहुत सरल है क्योंकि एक ऑफिस से ही सारा
किया जा रहा है, ठीक है। यानी लिमिटेशंस होती है सारे, उस ऑफिस का बैंक का जो साइज है बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए बहुत लिमिटेशन होती है। तो प्लानिंग करना हो, चाहे उसका सुपरविजन करना हो, कंट्रोल करना हो, इट्स अ वेरी वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंटरेस्ट। स्थानीय जो हित होते हैं उसकी सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देता है। इस प्रकार की जो प्रणाली होती है वो स्थानीय हित कह सकते हैं, लोकल जो होती है ना इंटरेस्ट, उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इनका जो आप कह सकते हैं फंक्शनिंग होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। मैनेजर की जो पोस्ट होती है वहाँ पे लोकल पर्सन ही अपॉइंट किया जाता है, स्पेशल चीज़ है इसकी, ठीक है। और इस सेक्टर में आप कह सकते हैं कि जो लोकल मैनेजर होगा, तो सिंपल है कि लोकल मैनेजर होगा तो वो लोकल लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो कोई भी इस बैंक की वजह से कोई भी बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड नहीं रहता है। जबकि ब्रांच बैंकिंग में हमने देखा ना कि स्पेशल वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकल जो मैनेजर होता है वही अपॉइंट होता है, तो वो लोकल एनवायरनमेंट को जानता है, ठीक है। जितने भी आप कह सकते हैं लोकल एनवायरनमेंट को जानता है, लोकल पर्सन्स को जानता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको वो फैसिलिटी देता है। क्लियर है? तो ये आप कह सकते हैं कि इस प्रणाली की, इस सिस्टम के द्वारा जो लोकल इंटरेस्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लोकल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपकी लोकेलिटी रहती है ना, स्पेशल लोकेलिटी की हमने बात की थी, स्पेशल एरिया की जो बात की थी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर यानी आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। इस सिस्टम में बड़ी बड़ी जो बैंकिंग कंपनियों के स्थान पर छोटे छोटे बैंक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें किसी एक बैंक का महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन जो है वो स्थापित करने का भय नहीं रहता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी स्मॉल बैंक ओपन की जाती हैं और वो अपने पर्टिकुलर एरिया को हैंडल करती हैं। तो यहाँ पे जो है कि बड़ी कोई बैंक आके एस्टैब्लिश हो गई, फाइनेंशियल फैसिलिटी वही दे रही है, तो किसी दूसरी बैंक को इससे डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपने जो पूरा आप कह सकते हैं स्मॉल बैंक्स होती हैं, सारी स्मॉल ऑफिस से द्वारा होती हैं। तो यहाँ पे किसी भी बड़ी पर्टिकुलर बैंक को आके वो उसकी मोनोपोली चल रही है तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम्स होता है वो पूरा डिवाइड हो रखा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सभी अपने अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिसीजन भी जल्दी होंगे, इस स्मॉल बैंक को जल्दी से डिसीजन लेगा क्योंकि उसका ऑफिस एक जगह ही पर्टिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ द फ्री इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए ये क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ फ्री इंटरप्राइजेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी सिद्धांत होंगे वो स्वतंत्र, आप कह सकते हैं स्वतंत्र व्यवसाय के सिद्धांत होंगे। स्वतंत्र व्यवसाय, इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस, व्यवसाय, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेस होंगे वो स्वतंत्र व्यवसाय से कह सकते हैं उसके सिद्धांत पे काम करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इस सिस्टम में स्वतंत्र व्यवसायिक सिद्धांतों को अनुकूल है, क्योंकि निजी जो भी व्यवसायी हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन करके पूर्ण अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई बिजनेस अच्छा काम कर रहा है तो वहाँ पे उनको लोन फैसिलिटी बहुत अच्छे से मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये काम करता है स्वतंत्र व्यवसाय के सिद्धांत के बिल्कुल अनुकूल है, बिल्कुल फेवरेबल है, ठीक है। तो इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा किसके लिए, जो प्राइवेट आप कह सकते हैं बिजनेस है उनको अपनी एबिलिटी के बेस पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल मोटिवेशन, व्यक्तिगत प्रेरणा। क्या कह रहे हैं, व्यक्तिगत प्रेरणा में इस प्रणाली में बैंक का जो आप कह सकते हैं प्रबंध है वो बहुत फ्री रहता है, ठीक है। मैनेजर को आप कह सकते हैं पर्सनल डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो पर्सनल डिसीजन भी ले सकता है, मतलब इमीडिएटली डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल दे रखा है मैनेजर के लिए, क्योंकि मैनेजर यहाँ पे उस ऑफिस को हैंडल करता है और मैनेजर अपने क्विक डिसीजन ले लेता है, और क्विक डिसीजन लेने से उनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें भी मोटिवेशन होता है, उनमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है कि हमारा मैनेजर फर्स्ट डिसीजन ले रहा है तो हम भी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है एंड ऑफ वीक बैंक ब्रांचेज, यानी कि जो दुर्बल बैंक हैं उनका अंत करना। तो इस सिस्टम में हम कह सकते हैं कि यही बैंक बाजार में बना रहता है जिसकी आर्थिक स्थिति
मजबूत होती है, यानी कि जो ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट अर्निंग कर रहा है वही रहता है। ऐसे बैंक जिन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो बाजार से निकल जाते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था कि अगर कोई वीक ब्रांच सिस्टम में क्या हो रहा था कि कोई वीक ब्रांच है तो उसको जो हायर प्रॉफिट वाली ब्रांच उसको क्या करेगी, ओवरटेक कर लेती थी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर कोई वीक ब्रांच है, जो दुर्बल आप कह सकते हैं शाखा है, दुर्बल ऑफिस है, ठीक है, यूनिट बैंकिंग का, तो वो अगर सही काम नहीं कर रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप उस मार्केट से निकल जाएगा, उसको कोई ओवरटेक नहीं करेगा, वो खुद ही निकल जाएगा उससे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि सारे प्रॉफिटेबल जो बैंक होगी वही काम करेगी यूनिट बैंकिंग में। रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय कह सकते हैं विकास, क्षेत्रीय विकास का मतलब हो गया ये सिस्टम एक लोकेलिटी में स्पेशल एस्टेब्लिश होती है, तो यहाँ पे जो लोकल सेविंग्स होती हैं उनका कलेक्शन किया जाता है, और वहीं जो लोकल फंड का कलेक्शन होता है वो लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, लोकल इंडस्ट्रीज को देता है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल हो पाए। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं इक्वल डेवलपमेंट, यानी कि बराबर डेवलपमेंट होना, ठीक है, सभी जगह डेवलपमेंट होना, किसी स्पेशल एक जगह नहीं होना, ये कह रहा है, ठीक है। तो इक्वल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि आपके बराबर होना, ठीक है, बैलेंस में डेवलपमेंट होना। तो बैलेंस में डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो लोकल डिपॉजिट्स होती है वो कलेक्ट होती है, लोकल डिपॉजिट कलेक्ट होगी, और लोकल डिपॉजिट को लोकल इंडस्ट्रीज में ही दिया जाता है, ताकि इक्वल डेवलपमेंट सब जगह हो पाए, ठीक है। फास्ट डिसीजन, आप जानते हैं पर्टिकुलर ऑफिस का ही हैंडलिंग होता है, तो सारा का सारा जो मैनेजर है वो बहुत फास्ट डिसीजन लेता है। मैंने आपको यहाँ बताया था 5th पॉइंट में, इंडिविजुअल मोटिवेशन, तो मैनेजर है वो फास्ट डिसीजन लेता है, उसे एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व अच्छे से निभाए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक ऑफिस में ये बैंक चलता है यूनिट बैंकिंग में, तो यहाँ पे फास्ट डिसीजन होता है, जबकि ब्रांच बैंकिंग में क्या था, हेडक्वार्टर से आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा था, तो आपको डिसीजन पावर जो है वहाँ पे नहीं था। नो रेड टेपिज्म, यानी कि जो लाल फीताशाही है वो नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि देखिए यहाँ पे किसी बैंक का आप कह सकते हैं कंट्रोल नहीं रहता, सारे ऑफिस अपनी काम करते हैं अपने अच्छे से, तो यहाँ पे कोई कह सकते हैं कि लाल फीताशाही या कोई इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस नहीं करने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको समझ में आ गया 8, और ये 9 पॉइंट भी यही कह रहा है कि नो रेड टेपिज्म, यानी कि बहुत कम चांस होते हैं इस तरह के रेड टेपिज्म के, क्योंकि जो एवरी मेंबर होता है स्टाफ का वो किसके अंडर में काम करता है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनिट मैनेजर, यानी कि यूनिट मैनेजर के अंडर में काम करता है। तो देयर इज़ वेरी लेस कह सकते हैं पॉसिबिलिटी टू इरेगुलर एंड इनकैपेबिलिटीज, ठीक है। तो ये बहुत ही मुश्किल से रहेगा कि कोई अपना कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा बहुत रियल आप कह सकते हैं चांस रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेन है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया जाएगा। तो ये थी एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट बैंकिंग की, कि क्या हो सकती है दोष इकाई बैंकिंग के। तो अभी हमने जो बात की थी कि वो इकाई बैंकिंग है, उस प्रणाली में क्या क्या लाभ थे, लेकिन कुछ आप जानते हैं डिमेरिट्स भी होती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है डिविजन्स ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ब्रांच बैंकिंग में हमने काम को बांट रखा था, श्रम का विभाजन हो रहा था, लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब आपको याद करना है तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रांच बैंकिंग के जो मैरिट थे वो यहाँ डीमेरिट बन जाएंगे, ठीक है, और जो डीमेरिट थी किसकी, ब्रांच बैंकिंग की, वो यहाँ पे एडवांटेज बन जाएंगे। तो आप एक चीज़ को लर्न कर लीजिए तो आपके दोनों प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का संबंध नहीं, ठीक है। छोटे आकार के बैंक होते हैं तो वहाँ पे आप कह सकते हैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें ना तो लेबर डिवीजन कर सकते हैं, ना किसी स्पेशलाइजेशन का हम प्रॉफिट ले सकते हैं, तो ना हमें विशेषीकरण का लाभ होगा, ठीक है। नो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, हम अपनी रिस्क को जोखिम का विभाजन भी नहीं कर सकते, जोखिम का विभाजन भी नहीं कर सकते। पहले तो क्या था ब्रांच में कि हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ये कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम अपनी जोखिम का जो एक ऑफिस है उसी को ही सहन करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेशल लोकेलिटी में है। तो हम अपनी रिस्क को कह सकते हैं, बैंक को लॉस भी होता है तो वो उसको दूसरी बैंक पे नहीं दे सकता, ठीक है। तो एक बैंक अगर रिस्क में चल रही है तो वो एकदम एंड हो जाएगी, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। क्लियर है आपको? यानी कि अगर कोई लोकल डिप्रेशन आ गया है या लोकल आप कह सकते हैं रिसेशन पीरियड चल रहा है, मंदी चल रही है, तो हम कह सकते हैं इस
प्रॉब्लम में वो बैंक अनसक्सेस हो जाती है और उसकी रिस्क को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लिमिटेशन एक्सपांसन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। जानते हैं कि लोकल एरिया में ही वो बैंक होगी, उसको हम एक्सपांसन नहीं कर सकते यानी विस्तार नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग सुविधाओं का सीमित विस्तार, यानी कि जो बैंकिंग फैसिलिटी रहेगी उसका जो विस्तार रहेगा बहुत ही ज़्यादा सीमित रहेगा। पर्टिकुलर एक ऑफिस में चलती हैं, छोटे छोटे स्थान पर होती हैं, तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहती हैं और बैंकिंग फैसिलिटी भी कम रहेगी। एक्सपांसन नहीं होता जिस तरह से ब्रांच बैंकिंग में हो रहा था। नो एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, यानी बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभों से वंचित, यानी कि जो बड़े पैमाने पर जो हम हमेशा देखते हैं ना लार्ज स्केल पे, जब भी हम चाहे प्रोडक्शन करें चाहे बैंक हो तो उनको एक बेनिफिट मिलता है लार्ज स्केल पे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलना है बड़े पैमाने के उत्पादन का लाभों से वंचित रहना। क्योंकि यूनिट बैंकिंग सिस्टम में हमने देखा कि बड़े पैमाने के उत्पादन के वे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रांच बैंकिंग में हम ये देख सकते हैं तो जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट आते हैं वगैरह, लेकिन यूनिट बैंकिंग में ये कह सकते हैं लार्ज स्केल पे ऑपरेशन एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं विशेषज्ञ होते हैं उसका अभाव रहेगा, यानी कि विशेषज्ञ जो होते हैं ना विशेषज्ञ एक्टिविटीज, हमें विशेषज्ञ की राय लेना किसी बैंक के प्रोजेक्ट के लिए तो उसका अभाव रहेगा, तो विशेषज्ञों का अभाव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इकाई बैंकिंग पद्धति में एक बिजनेस बहुत छोटे स्तर पर चलता है, छोटे लेवल पे चलता है, तो वो एफिशिएंसी को अगर हम चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी बढ़े बैंक की, तो उसके लिए हम एक्सपर्ट हैं या विशेषज्ञ हैं उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे ये बैंक होती है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी अगर हमने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया। नो एक्सपांसन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, सिंपल है कि बैंकिंग सुविधाओं का प्रचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पेशल ये छोटे से एरिया में एस्टैब्लिश होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाएगी, इसका अभाव रहेगा क्योंकि इन्होंने अपनी बैंकिंग सर्विसेज एक्सपांसन नहीं कर सकते। इसीलिए इकोनॉमिक को ग्रोथ करना, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल नहीं निभाएगी, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगी। डिफरेंट इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में असमानता है, क्योंकि आप जानते हैं इस प्रकार की जो बैंक होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉब्लम आती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम कह सकते हैं, यानी कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट का मतलब सिंपल सा अगर हम समझे तो यानी कि एक यहाँ पे जो मनी ट्रांसफ़र करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना बहुत ही मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला होता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट क्या होती है, डिफरेंट होती है। ब्रांच में तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट रहेगी क्योंकि वहाँ पे हेडक्वार्टर से कंट्रोल हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसीलिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे होती है। प्रॉब्लम इन ट्रांसफर ऑफ फंड, सिंपल है कि आपको धन हस्तांतरण करने में कठिनाई होगी, क्योंकि इस सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ पे बैंक है वहाँ पे ग्राहक को धन एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होगा अगर उसे फंड ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि ये तो वन ऑफिस में ही है। अब वन ऑफिस का ही ये एक्टिविटीज एक लिमिट लोकल एरिया में ही कह सकते हैं है, इसलिए फंड कैसे ट्रांसफर करेगा, जबकि ब्रांच बैंकिंग में आप देखते हैं ना कि एक ब्रांच से हम पैसा दूसरी ब्रांच में आराम से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इनकन्वीनियंस इन गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि सरकारी नियंत्रण में असुविधा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनिट बैंकिंग सिस्टम में बैंक की संख्या अधिक होने के कारण सरकार का कंट्रोल या आप कह सकते हैं निरीक्षण, टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक होता है। प्रत्येक बैंक अपनी कह सकते हैं प्रत्येक बैंक पर अगर गवर्नमेंट का निगरानी रखना हो तो बहुत टफ होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एरिया में ये अपने ऑफिस को एस्टेब्लिश करके अपना काम करते हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये स्पेशल क्या थे, डिसएडवांटेज थे यूनिट बैंकिंग के। तो आज हमने मीनिंग ऑफ यूनिट बैंकिंग, फिर हमने बात की थी एडवांटेज की और फिर हमने डिसएडवांटेज की बात की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बैंकिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।